चलो, कल की क्लास में हम लोगों ने एलएलपी के 2 सेक्शन डिस्कस किए थे बस। कितने सेक्शन? 2 सेक्शन। कितने? 5 और 6। कौन से? 5 पढ़ा था अपन ने कल, पार्टनर वाला, एक 6 पढ़ा था। उसके पहले बिल्कुल बेसिक चल रहा है, बेसिक को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं मेरी तरफ से। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे देश में एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो पार्टनरशिप और कंपनी के कंबाइंड बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करे। पार्टनरशिप में जब हम काम करते हैं तो पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड, जो कि कई बार गलत भी होता है, क्योंकि कंपनी में जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। मेंबर ही वहाँ के पार्टनर मान सकते हो आप, वहाँ पे मेंबर ही है जो कुछ है, और यहाँ पे पार्टनर है जो कुछ है पार्टनरशिप में। और सोल ट्रेडर में तो एक ही बंदा होता है। तो अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा भी काम कर रहा हूँ, और जेन्युइनली कोई लॉस हुआ, ऐसी इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री में ही लॉस हुआ है। अब उस इंडस्ट्री में 4 कंपनियां थी, 3 पार्टनरशिप फॉर्म थी, 4 कंपनियों को लॉस हुआ तो वो कंपनी का लॉस तो वाइप आउट हो गया साला, मेंबर पे लायबिलिटी नहीं आई। और 3 पार्टनरशिप फॉर्म थी, तीनों पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर की लायबिलिटी क्या कर दी गई? अनलिमिटेड। तो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो कितना गलत है कि एक ऐसा बिजनेस था जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो गई इंडिया में, तहस नहस हो गई। अब उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4 कंपनियां थी, 3 पार्टनरशिप फॉर्म थी, 7 लोग काम करते थे। 4 कंपनियों को तो बेनिफिट मिला लॉस होने का, क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं हुई कुछ भी, मेंबर अपना शेयर का पैसा देके निकल लिए। लेकिन जो पार्टनरशिप थी उसमें जितने भी पार्टनर थे साला, सबकी लायबिलिटी क्या कर दी गई? अनलिमिटेड, और उनके घर बार बिक गए, जबकि लॉस एकदम जेन्युइन था। इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए एलएलपी लाया गया कि एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी भी क्या रहेगी? लिमिटेड, ना कि अनलिमिटेड, और सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी, जैसे कि किसमें होती है? कंपनी में। ये सब चीजों को डिस्कस करके पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ, एलएलपी बिल 2008 में, और प्रेसिडेंट की कंसेंट लगी जनवरी 2009, और तब से ये एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया। सामने देखो, इसमें 4 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 बात करता है एलएलपी के राइट्स एंड ड्यूटीज, किसकी बात करता है? शेड्यूल 2 बात करता है अगर आपको पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में कन्वर्ट करवानी है, पार्टनरशिप फॉर्म को। शेड्यूल 3 बात करता है अगर आपको प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, किसको? प्राइवेट कंपनी को। और शेड्यूल 4 बात करता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कराना है, किसको? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ये अपन को फाउंडेशन में भी आया था। तो 4 शेड्यूल के नाम याद रखना, 1 2 3 4, ठीक है। 1 एलएलपी के राइट्स ड्यूटीज एग्रीमेंट वगैरह, 2 कन्वर्जन किसका? फॉर्म का एलएलपी, 3 भी कन्वर्जन किसका? प्राइवेट का एलएलपी, 4 भी कन्वर्जन अनलिस्टेड पब्लिक का एलएलपी। साइड में रखो। इसके बाद 2 टॉपिक थ्योरी के बन सकते हैं, एडवांटेज के एलएलपी क्यों लाया गया, क्या फायदे हैं, क्या नीड है, ठीक है, और दूसरा फीचर्स, ठीक है। चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी थ्योरी में 2 टॉपिक आते हैं। जल्दी से देखो, नीड क्यों लाया गया भैया एलएलपी, या क्या फायदे हैं एलएलपी के? एक तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड से लिमिटेड हो गई, पार्टनर की, एलएलपी की तो अनलिमिटेड रहेगी। दूसरा, ये बहुत इजी टू फॉर्म है, एलएलपी को स्टार्ट करना बहुत आसान है। तीसरा, फ्लेक्सिबल है। चौथा, फॉर्मेलिटीज कम है, एक कंपनी में जो फॉर्मेलिटी है वो एलएलपी में नहीं है, ठीक है। और 5वां, ऐसे बिजनेस मॉडल की जरूरत थी क्योंकि दूसरे देशों में आ चुका था, ये इंडिया में 2009 में बहुत लेट आया है, ठीक है। और पार्टनरशिप फॉर्म को भी हमें कॉर्पोरेट कल्चर का बेनिफिट देना था कि जैसे कॉर्पोरेट में काम होता है उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी एक अच्छे स्तर पे काम हो सके, इसके लिए एलएलपी लाया गया। इसके बाद एलएलपी के फीचर 15-20 फीचर इसने दिए थे भर भर के, सारे अपन ने रीड करे। 5 से 6 फीचर आएंगे, अगर आए भी तो 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो 5 फीचर लिख रहे हैं, ठीक है। 6 में आया 6 लिख रहे हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं। क्या क्या थे? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, परपेचुअल ससेशन होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, कॉमन सील होती है, हाँ, एलएलपी का एग्रीमेंट बनता है, और ई फाइलिंग होती है। सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे फाइल होते हैं और साइन कैसे होता है? डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। ये कुछ फीचर्स है। ये जहां ये फीचर्स खत्म होते हैं वहां से, यहां से मेरे हिसाब से चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। सेक्शन 5, तो कल 5 और 6 पढ़ा दिया था, वो भी रिवाइज करते हैं। मेरी तरफ देखो, 5 में पढ़ाया मैंने आपको एलएलपी का पार्टनर कौन बन सकता है। तो मैंने आपको बताया एवरी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर, सबको पार्टनर बना सकते हैं 3 को छोड़कर। एक तो जो अनसाउंड माइंड है, एक जो इंसॉल्वेंट है, और एक जो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट? जो अभी तक हुआ नहीं है, मतलब इंसॉल्वेंट हो सकता है। कैसे पता चलेगा कि कौन हो सकता है? जैसे मैं हो सकता हूँ अभी इंसॉल्वेंट है, वो क्या लगता है? नहीं, क्यों? वो तो उसकी बैलेंस शीट और सब देख के पता चलेगा। उसकी फाइनेंशियल। अच्छा, मेरी बैलेंस शीट में अभी 100 करोड़ का कर्जा है, हो सकता हूँ मैं इंसॉल्वेंट? एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट मतलब वो नहीं जो हो सकता है, जिसने खुद आगे से एप्लीकेशन दी है
बट एप्लीकेशन इज पेंडिंग। तो अगर मैं बहुत खराब हालत में भी हूँ तो भी मैं एलएलपी का पार्टनर बन सकता हूँ। आप मुझे ये मत बोलना कि आप एडजुडिकेटेड हो, क्योंकि आपकी हालत बहुत ख़राब है, मार्केट में आपका नाम खराब है, कर्जा बहुत है। जब तक मैं स्वयं एप्लीकेशन ना डालूं या कोई और डाले मेरे लिए, और जब तक एप्लीकेशन पेंडिंग है तो मैं एडजुडिकेटेड। अदरवाइज मैं भले कितना भी बड़ा डिफॉल्टर हूँ, आप मुझे इंसॉल्वेंट मत बोलना जब तक कि कोर्ट मुझे इंसॉल्वेंट ना बोले या फिर मैंने खुद इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई ना किया हो। क्या बोला मैंने? या तो कोर्ट बोल दे मुझे कि मैं इंसॉल्वेंट हूँ, या मैंने खुद स्वयं इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई ना किया हो। ये सब आगे के एक्टों में पढ़ोगे आप कि क्यों हम अप्लाई करते हैं इंसॉल्वेंसी के लिए। बहुत फायदा होता है इंसॉल्वेंसी से। एक बार आप इंसॉल्वेंट घोषित हो गए तो आपको नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलेगा, पुराने आपके सारे कर्जे माफ। ठीक है, कोई आपको ये नहीं बोल सकता, मतलब जैसे ही कोर्ट में से आप बाहर निकलो ना तो ऐसे निकलना साले इंसॉल्वेंट हो, हाँ कितने पैसे देने तेरे को, ठीक है कितने पैसे देने तेरे को, नहीं दे रहा कुछ नहीं, क्योंकि लीगली सामने वाला आप पे कोई एक्शन ही नहीं ले सकता, क्योंकि कोर्ट ने कहा है तू नंगा था, नंगा है, नंगा ही रहेगा। ठीक है, खत्म तू, अब तू जा नए सिरे से काम वाम शुरू कर, जो करना है कर, लेकिन पुराने कर्जे सारे। तो मैं तो इसे प्रिविलेज समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कर्जे हो जाए तो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर दो कि भैया मेरे को क्या घोषित कर दो। लेकिन इंस्टॉलमेंट जब आपको घोषित किया जाता है आपकी सारी एसेट बेची जाती है, मतलब बिल्कुल लिटरली आपको रोड पे खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसे लोग होते हैं कि पहने हुए कपड़े और जिन बर्तन में आप खाना खाते हो बस वो छोड़ के सब बेच दिया जाता है। मतलब अगर मैं पहने हुए कपड़े बोल रहा हूँ तो जो मेरे अलमीरा में कपड़े पड़े हैं ना वो भी सब बेच दिए जाएंगे। ठीक है, क्या बोल, ठीक है सब। और टोटली मुझे बिल्कुल मतलब दिवालिया करके भैया आप सारी एसेट बेचकर जिसको जो कर्जा चुका सकते हैं चुका दिया, और उसके बाद उनको बोल दिया जाएगा भाई अब इसको परेशान मत करना, ये जो दे सकता था सब दे दिया, अब तू जा भाई, घर वर सब खत्म। ठीक है, फिर जाके कोई क्या घोषित होता है। चलो, तो 3 लोग नहीं बन सकते, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। सेक्शन 5, सेक्शन 6 की कल बात हुई थी कि अगर आपके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2 है, मैक्सिमम में तो लिमिट ही नहीं है, मिनिमम 2 है, 2 से कम हो गए एंड यू कैरिड ऑन बिजनेस फॉर 6 मंथ एंड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस 6 मंथ द रिमेनिंग पार्टनर विल बी लायबल फॉर होल द डेब्ट ऑफ एलएलपी। सारी एलएलपी के डेब्ट के लिए वो लायबल है, या फिर 6 महीने बाद, या फिर द डे ऑन विच ही बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट, या जब वो अवेयर हुआ, जब उसको नॉलेज हुई उसके बाद। तो अगर उसको नॉलेज 1.5 साल बाद हुई तो 1.5 साल बाद लायबल है, 2 साल बाद हुई तो 2 साल बाद लायबल है। हालांकि ये प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है कि मैं 2 से कम हो गए थे और आई एम नॉट अवेयर। कैसे अवेयर होगा फिर तुम 2 पार्टनर थे, एक चला गया, मैं कह रहा हूँ 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, मुझे तो पता ही नहीं था वो चला गया, मुझे तो लगा वो वापस आएगा। तो कोर्ट में प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि आप अवेयर नहीं थे। लिख तो देता है यू आर नॉट अवेयर, कैसे प्रूव करोगे कि मैं अवेयर नहीं था? जिस वक्त वो गया उससे कॉन्टैक्ट खत्म हो गए, आपको उसी समय समझ जाना चाहिए था कि अब मेरे पार्टनर 2 नहीं है, मैं अकेला ही बचा हूँ। और जैसे आप अकेले बचे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, 6 महीने क्यों दिए गए हैं आपको, ताकि आप एक और पार्टनर को अपॉइंट करो, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 से कम नहीं होने चाहिए, मिनिमम 2 से कम नहीं होने चाहिए। आज एक इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे। 5 हो गया था, 6 हो गया था, आज बात करेंगे 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर। रिवाइज करते रहना, अब कल से मैं जब भी रिवाइज कराऊंगा तो फीचर वगैरह रिवाइज नहीं कराऊंगा, वो आपको लर्न हो गए होंगे, बेसिक रिवाइज नहीं कराऊंगा। कल से अपन लोग जब भी रिवीजन करेंगे 5 से करेंगे। 5 हो गया, 6 हो गया, आज बात करेंगे 7 की डेजिग्नेटेड पार्टनर। सामने देखो, सामने जल्दी। हाँ बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर क्या दिक्कत है? 3 हो गए, तो नहीं आता तो दिक्कत थी, अब तो आ ही गया है तो तुम 3 हो गए, 2 होने चाहिए कम से कम, तुम तो 3 हो। किसकी? क्या तो पता ही था कि नया पार्टनर एडमिशन लिया तो उसमें तो कंसर्न होनी चाहिए ना, फिर नया पार्टनर को एडमिशन देता भाई, तो ये क्या करेगा उसमें? अभी उसको पता ही नहीं है, उसको ये बोला गया है कि 6 महीने में अगर उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी तो वो इंतजार करे उसका। जब इसी बंदे से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो कंसेंट कहाँ से लेंगे अपन? वो बैठा रहे उसकी इंतजार में कि आएगा कभी ना कभी, वो 10 साल तक कर्जे होंगे, वो कर्जा अकेला भुगतेगा। ऐसी बातें कर रहे हो तुम लोग। हाँ, मतलब जबरदस्ती तो कैसे ही बनाओगे? मतलब ये 5-6 पार्टनर, ये 10-15 पार्टनर है और आप आना चाहते हो तो मैं 10-15 से पूछूंगा कि मैं इसको ले लूं। आएगा भी आगे,
एडमिशन में ऐसा बोला एडमिशन में, एडमिशन अगर कोई एलएलपी जैसे पार्टनरशिप में होता है कि एडमिशन सबकी कंसेंट से होता है, ठीक है। यहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपने एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है कि मेजोरिटी से पार्टनर आएगा तो मेजोरिटी से आएगा, और यूनानिमस से आएगा तो यूनानिमस से आएगा। यूनानिमस मतलब 100%, ठीक है, वो एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। साइलेंट है तो फिर सेक्शन बताएगा, पढ़ो। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7, 2 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके बारे में पूरा बताऊंगा फिर बाद में रीड करेंगे। प्लीज तुम लोग 2 मिनट मेरी तरफ देखो। हर एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, एटलीस्ट 2, तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट 2 तो होंगे ही होंगे। दोनों इंडिविजुअल हो बेटर है, इंडिविजुअल ही होने चाहिए, और दोनों में से एक इंडिया का रेसिडेंट हो, मतलब एक फॉरेन का हो तो चलेगा लेकिन एक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, अब दोनों इंडिविजुअल होंगे और दोनों में से एक रेसिडेंट होगा। अब कुछ केसेस हो, क्योंकि ऊपर मैंने कल बताया था आप इंडिविजुअल को भी पार्टनर बना सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट को भी बना सकते हो, तो बॉडी कॉर्पोरेट तो इंडिविजुअल होता नहीं है। तो आज अगर सपोज करो कि कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं कि एक फर्म है ABC कंपनी है, मान लो ABC लिमिटेड, एक है BCC, ये पार्टनरशिप फर्म है, और एक है दिव्यांश, ठीक है। अब ये तीनों ने मिलकर एक एलएलपी खोली, ठीक है, तो इनकी एलएलपी का नाम है मौज मस्ती, ठीक है, एलएलपी, आगे वो लिमिटेड तो लगाते भी, तो मौज मस्ती एलएलपी इनका नाम है। अब इनको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने हैं, तो दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, तो इंडिविजुअल एक तो है ये, तो ये तो बाय डिफॉल्ट क्या बन गया, अब इसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओ तो ये तो फर्म है, कंपनी है, और ये फर्म है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर तो इंडिविजुअल होना चाहिए। तो इसका या इसका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर होता है और पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर होता है, तो बीसीसी में मैं मुझसे अब्दुल 3 है, तो अब्दुल सर को ये लोग बना देंगे किसी एक को। अब एबीसी लिमिटेड में बहुत सारे डायरेक्टर थे, तो उसमें से ये एक डायरेक्टर शुभी है तो शुभी को बना दो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों में से किसी एक को ले लो। एक तो दिव्यांश है ही बाय डिफॉल्ट। समझाना क्या चाह रहा हूँ कि अगर किसी फॉर्म में इंडिविजुअलों की कमी है तो जो रिमेनिंग इंडिविजुअल है वो तो हमेशा डेजिग्नेटेड बन ही गया बाय डिफॉल्ट, बनाने की जरूरत नहीं, एक तो वही रहेगा, और एक बाकियों में से किसी रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेगा, बट होगा तो इंडिविजुअल ही। डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई फर्म या पार्टनरशिप नहीं बन सकती, कोई कंपनी भी नहीं बन सकती, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी। डेजिग्नेटेड पार्टनर तो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, एक सुर में बोलो, तेज बोलो, तेज और तेज बोलो, सिर्फ इंडिविजुअल ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। अब जिसको भी मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाऊंगा उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बहुत भार आएगा बेटा। क्या आएगा? क्योंकि सबसे बड़ा भार तो क्या आएगा कि इस एक्ट में जितनी भी पेनल्टी एलएलपी पे लगेगी वो सब इंडिविजुअल पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगेगी। मतलब आपने कहा कि एलएलपी ने रिटर्न फाइल नहीं किया, पेनल्टी है, एलएलपी ने ये नहीं किया, पेनल्टी है, एलएलपी ने वो नहीं किया, पेनल्टी है, तो सबके सब पेनल्टी बाय डिफॉल्ट किस पे लग जाएगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर एलएलपी नहीं दे पाई तो पहले तो एलएलपी के गले में से लो, एलएलपी का गला खाली सुगड़ा साफ, तो सब पेनल्टी किस पे लग जाएगी? डेजिग्नेटेड। इसीलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर को रेम्यूनरेशन भी दिया जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि उसकी लायबिलिटी भी है। तो ऐसे ही किसी को भी मत बनाया करो, मत नहीं बनाना चाहिए, एकदम सोच समझ के डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे एचयूएफ में करता होता है ना, ऐसे एलएलपी का करता है और करता धरता है, सब कुछ यही है, तो इसको बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? हाँ भाई, करना है मेरे को। अगर दिव्यांश को नहीं बनना ना, तो यहाँ पे ऐसा हम लोग क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो इंडिविजुअल है ना वो तो बाय डिफॉल्ट बनेगा ही बनेगा। अब आपको नहीं बनना तो कम से कम 2-3 इंडिविजुअल और लाते। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने तो एलएलपी इनिशिएट करी होगी, आप इंडिविजुअल हो, इनको कौन लाए होंगे? आप ही तो लाए होंगे। ये अपने आप कैसे आएंगे? ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आप ही हो मेन, तो अब आप तो डेजिग्नेटेड पार्टनर में आओगे ही आओगे। अब इसको नहीं बनना, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्लोज ये है कि इनमें से रिप्रेजेंटेटिव लेकर आने पड़ेंगे, या इसको एक इंडिविजुअल और अपॉइंट करना पड़ेगा जो बने, ठीक है।
समझ गया? देखो, एवरी एलएलपी शैल हैव, हर एलएलपी में एटलीस्ट दो क्या होंगे? हु आर, हु विल, हु शैल बी। वो कौन होने चाहिए? और एटलीस्ट उसमें से एक क्या होना चाहिए? ये क्लियर होता आगे बढ़े? अब किसी एलएलपी में सारे के सारे ही बॉडी कॉर्पोरेट है सब। अभी तो मैंने तो फिर भी दिव्यांश के लिया था, कोई ऐसी एलएलपी जिसमें दिव्यांश भी नहीं है, सबके सभी क्या है? या फिर मोर पार्टनर्स इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट, सब मिलके है, इंडिविजुअल भी है बॉडी कॉर्पोरेट भी है। तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर ऑफ सर एलएलपी, एलएलपी में जब से कम जो 2 इंडिविजुअल है वो लोग डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेंगे। और नहीं है अगर इंडिविजुअल 2 से कम है, जैसे मेरे एग्जांपल में एक ही था, तो नॉमिनी आएंगे किसके? और वो क्या बनेंगे? तो दिव्यांश है तो एक तो दिव्यांश को बनना ही पड़ेगा और एक नॉमिनी आएंगे। नॉमिनी बोलो या रिप्रेजेंटेटिव बोलो? क्यों नॉमिनी? अगर कंपनी है तो कंपनी में बेस्ट होते हैं डायरेक्टर्स, और पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसमें बेस्ट होते हैं पार्टनर। वो चिन्नू कहाँ हो गए? हाँ ठीक है। तो इस तरीके से एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर सिलेक्ट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक एलएलपी में 3 पार्टनर है, इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स एंड 2 बॉडी कॉर्पोरेट। ये वही अपना वाला हो गया, एक तो एक्स था और एक बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? XYZ लिमिटेड, और एक कौन है? इन दिस केस मिस्टर एक्स, मिस्टर दिव्यांश तो डेजिग्नेटेड बन गया, एंड एक नॉमिनी लेना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट में से। अब वो नॉमिनी तुम ABC में से लो कि XYZ में से लो, एक नॉमिनी तुम्हें लेना, एक इधर से नॉमिनी आएगा, एक हमारा दिव्यांश है, दोनों मिलके क्या कहलाएंगे? दोनों में से एक का रेसिडेंट होना जरूरी, एक का रेसिडेंट होना। भाई देखो, अगर दोनों के दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर बाहर के होंगे तो तुम्हें पता है ना, फॉरेनर्स पे इंडियन लॉ नहीं लगता। साले कोई भी कांड वांड करके चले जाएंगे तो किसको पकड़ते फिरेंगे? एक तो इंडिया का होना चाहिए ना कम से कम। तो सोच समझ के रखा है हमने, बाहर के बनाने दिए, यही बड़ी बात है। कल लॉजिक बताया था, बाहर के क्यों बनाने दे रहे? क्योंकि तो FDI लेकर आएंगे, फॉरेन डायरेक्ट। आज मैं बाहर के किसी बंदे को पार्टनर बनाऊंगा तो फ्री में बनाऊंगा क्या? अरे बाहर के छोड़ो, इंडिया में भी किसी को पार्टनर बनाऊंगा तो बिना कैपिटल के बनाऊंगा क्या? पार्टनर का मतलब क्या? ओनरशिप दे रहा हूँ तुम्हें, ओनरशिप दे रहा हूँ तो कैपिटल तो लूंगा ना तुमसे। तो वो कैपिटल तुम इंडिया वाले को बनाओगे तो इंडिया में वो कैपिटल रुपीज में आएगी, वही पार्टनर तुम बाहर का बना रहे हो तो डॉलर में आएगी। तो क्यों मना करें अब तुम्हें? तो इसलिए हमने तुम्हें पार्टनर बनाने से मना नहीं किया। फॉरेन का बंदा भी पार्टनर, फॉरेन की कंपनी भी पार्टनर, फॉरेन की कोई एलएलपी, फॉरेन में एलएलपी है वो भी तुम्हारी पार्टनर, सबको अलाउ कर दिया हमने। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर तो कम से कम एक इंडिया का हो, ताकि कुछ भी कांड हो जाए, जेल वेल की कई बात आए तो उस रेसिडेंट को उठा के जेल में डाल सके। क्योंकि इसमें आगे आएगा कि ये काम नहीं किया तो जेल, 6 महीने की जेल, 2 साल की जेल। तो जेल में किसको डालेंगे? फॉरेनर को नहीं डाल सकते, ठीक है? तो इसलिए रेसिडेंट, फिर वो रेसिडेंट हो गया। हाँ, रेसिडेंट बोला है, रेसिडेंट का मतलब वही जो इनकम टैक्स में होता है। अब वो 182 डेज इंडिया में रुक गया तो वैसे भी रेसिडेंट बन गया। बस हमें तो रेसिडेंट चाहिए। चलो, हाँ पेनल्टी इतनी अनलिमिटेड लगती है क्या? कुछ जो भी अमाउंट लगेगा वो अनलिमिटेड क्यों लगेगा? पेनल्टी तो लिमिटेड होती है, 5,000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख। और कुछ कांड करने पे लगा रहे ना, ऐसे फ्री में लगा रहे क्या? अब आपको पता है कि मेरे पे पेनल्टी आ जाएगी तो पेनल्टी से बचने का काम करो, या ये सोचो कि मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड क्यों हो गई? मैं तुम पे पेनल्टी क्यों लगा रहा हूँ? तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। तो तुम डेजिग्नेटेड पार्टनर हो तो ध्यान रखो कि रिटर्न फाइल हो जाए। अब तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया, मैं पेनल्टी लगा रहा हूँ, तुम कह रहे हो मेरी तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई, मेरी तो पिक्चर ही बन गई, मैं कहा को इस एलएलपी में आया। तो भाई ध्यान रख लेते, थोड़ा डॉक्यूमेंट फाइल करने को बोला था, बोल कर देते हो। पहले डिफॉल्टर तुम हो, तुमने पहले कुछ कांड किया तो हमने पेनल्टी लगाई है, बिना मतलब में थोड़ी ना लगाई। और पेनल्टी लगाना डजंट मीन कि आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो अलग चीज है बिल्कुल। डिफॉल्ट किया था इसलिए पेनल्टी लगी। एक एलएलपी है जिसमें 3 एलएलपी है। अरे एलएलपी है जिसके अंदर 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? एसआई लिमिटेड, ये तो बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। एमआईएस लिमिटेड, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। प्राइवेट लिमिटेड, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। एज देयर इज नो इंडिविजुअल, यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, तो किसी भी 2 नॉमिनी को पकड़ लो।
इधर से एक नॉमिनी, इधर से एक नॉमिनी, या इधर से किसी में दो नॉमिनी को पकड़ लें, समझ गए? एक और केस लो, रेसिडेंट का मतलब है कम से, अच्छा यहाँ चेंज हो गया, सॉरी ये 182 की जगह 120, पिछले साल ही हो गया था, तो ये अमेंडमेंट आया था, 120 दिन हो गया है। ये कितना हो गया है? 120 days। जो बंदा पिछले साल 120 दिन इंडिया में रुका है वो रेसिडेंट माना जाएगा। ये पिछले साल अमेंडमेंट आया था, तुम्हारी बुक में चेंज हो गया था ये अमेंडमेंट के अंदर। लास्ट में मैंने ऑडियो भेजी थी तुम लोगों को, ठीक है? तो ये पहले 180 182 दिन था, अभी ये कितना हो गया है? 120 दिन हो गया है। कितना हो गया है? The resident means a person who stay in India for not less than 120 days during the financial year, ठीक है? क्लियर है बेटा? ये यहाँ पे प्रीवियस कर लेना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, प्रीसीडिंग वाला देखते हैं ना हमेशा। रेसिडेंट इस साल हो इसके लिए क्या देखते हैं? प्रीसीडिंग वाला ईयर देखते हैं। अगर आप पिछले साल 120 दिन इंडिया में हो तो इस साल आप क्या माने जाओगे? रेसिडेंट माने जाओगे। क्या माने जाओगे? चलो अब ये देखो, फिर एक और एग्जांपल देखो। There is an LLP by the name Indian Helicopters। इंडियन हेलीकॉप्टर नाम से एक LLP थी। पहले तो अपन इसकी भी चर्चा करेंगे कि ये इंडियन नाम अलाउड है कि नहीं है। आएगा अभी नेम का सेक्शन आएगा, किसका सेक्शन आएगा? नेम। तो बात करेंगे इंडियन लगा सकता हूँ ये नहीं। चलो इंडियन हेलीकॉप्टर है, प्लीज 5 पार्टनर है इसमें। ए नॉन रेसिडेंट है, बी भी नॉन रेसिडेंट है, सी रेसिडेंट है, डी रेसिडेंट है, ई रेसिडेंट है। आगे पढ़े बिना बताओ, 5 में से 2 नॉन रेसिडेंट है, 3 क्या है? तो 3 में से किसी भी 2 को क्या बना लो? डेजिग्नेटेड पार्टनर। और एक नॉन रेसिडेंट और एक रेसिडेंट को बनाना है तो भी बना लो, लेकिन दोनों नॉन रेसिडेंट को मत बनाना। तो देखो इन दिस केस 2 should be designated partner, 1 should be resident. If Mr. A and B are designated, then it will not serve the purpose. अब ये लोग A और B को बनाना चाहते हैं, तो A भी कौन है? नॉन रेसिडेंट, और B भी कौन है? It will not serve the purpose. ये सही? A और B में से एक को designated बनाओ, बाकी एक designated लो तुम C, D और E में से, क्योंकि वो तीनों कौन है? रेसिडेंट। एक का क्या होना जरूरी है? दोनों नॉन रेसिडेंट, एक का रेसिडेंट होना। समझ गए? क्लियर है? अब कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। अभी मैं तुम्हें कौन सा सेक्शन पढ़ा रहा हूँ? ये सेक्शन 7 में भी सब सेक्शन 1 ही चल रहा है। अभी क्या चल रहा था? ये क्या चल रहा था? ये और जिसमें तुम्हें बस इतना पढ़ाया है कि 2 पार्टनर एलएलपी में डेजिग्नेटेड होते हैं, दोनों में से एक रेसिडेंट होना चाहिए। पढ़ो आगे। अब ये सब सेक्शन 1 चल रहा था, अब 2, 3, 4 बिल्कुल बेसिक है। ओ हरियाणा इधर देख, पहली चीज, जिसको भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओगे उसकी रिटर्न कंसेंट जरूरी है। जैसे अभी पीयूष ने बोला कि नहीं बनना, तो किसी को भी बना दिया तुमने, क्योंकि मैंने अभी बोला डेजिग्नेटेड पार्टनर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बहुत सारी। साला तुमने किसी का भी डेजिग्नेटेड पार्टनर में नाम दे दिया तो उसकी रिटर्न कंसेंट होनी चाहिए कि यस मैं डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ, और यहाँ जो मेरा नाम लिखा गया है वो मेरी कंसेंट से लिखा गया है, मेरे साइन वाइन नंबर जो भी है सब, ये रिटर्न कंसेंट मुझे एलएलपी को देनी है। मैं बन गया डेजिग्नेटेड। एलएलपी उस रिटर्न कंसेंट को आरओसी को फाइल करेगी 30 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? अच्छा आज मैंने रिटर्न कंसेंट दी तो 30 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रार को बताओगे कि मेरी फॉर्म पे एलएलपी कौन है, मिस्टर एक्स है, वाई है, जेड है। हाँ भी जाऊंगा मैं, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि एक्स है एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर, वाई है, जेड है, कौन है। तो ये एलएलपी खुद बताएगी किसको? रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार को आपको ये कंसेंट फाइल करनी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर? ठीक है, बराबर सुनते जाना। नंबर 4, एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर का चयन, सिलेक्शन फॉर्मेशन के टाइम पे भी कर सकते हो, और फॉर्मेशन के बाद अगर किसी को हटा के नया डेजिग्नेटेड बनाना हो तो टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, अलाउड है। जैसे हमने 5 लोगों से एलएलपी खोली थी, उस 5 में से ए और बी डेजिग्नेटेड पार्टनर थे। अब ए को नहीं रहना है तो ए की जगह हमें सी को बनाना है, तो आप सी को बना सकते हो। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हो सकता है। जब भी अमेंडमेंट करो तो इस बात की जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी है 30 डेज के। कितने डेज के अंदर? ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। ये किसके ऊपर हो गया? पूरा डेजिग्नेटेड। मेन बात, जो भी एलएलपी में लायबिलिटीज है, पेनल्टीज है, वो सब डेजिग्नेटेड पार्टनर पे लगेगी। अगर एलएलपी नहीं चुका पाया तो, डायरेक्ट नहीं, अगर एलएलपी नहीं चुका पाया तो। पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया। सेकंड,
इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई करो कि कौन आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, ठीक है। और ईच पार्टनर टाइम टू टाइम, समय समय पर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। पहले तो इनकॉर्पोरेशन के बाद भी स्पेसिफाई कर दो, बाद में चेंज करना हो तो चेंज करो। पॉइंट 2, जिसको भी आपने बाद में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया है उसको एलएलपी एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा, और वो एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एलएलपी का जो एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। नंबर 2, किसी को भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते, शैल नॉट, नहीं बना सकते जब तक कि उसकी क्या ना आ जाए, क्या ना आ जाए। नंबर 3, नंबर 4, हर एलएलपी को फाइल करना है रजिस्ट्रार को कि किस इंडिविजुअल को आपने डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया है विद इन अपॉइंटमेंट के 30 दिन के। नंबर 4, नंबर 5, जो भी बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर बने टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करे, हटाओ इसको, सिंपल है। हाँ, ये एक रह गया था। नंबर 6, पहले क्या होता था, हर डायरेक्टर को डिन नंबर बनाना पड़ता था, अभी भी बनाना पड़ता है। मतलब कंपनी में डायरेक्टर का डिन नंबर होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? इन्होंने अब ये इसमें भी लिया है। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी डीपीआईएन बनाना पड़ता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बनाना पड़ता है? जैसे वहां डिन नंबर होता था, यहाँ डिपिन नंबर हो गया, ठीक है, डी पिन नंबर, ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन, ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से इसके सेक्शन है 153 से 159 तक, कैसे एप्लीकेशन देते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं, फोटो लगता है, आधार कार्ड लगता है, ये लगता है, सब लगकर आपका एक पिन नंबर आ जाता है। ये भी अल्फा न्यूमेरिक होता है। पैन नंबर देखा है आपने? जैसे मेरा पैन नंबर कैसे है कि APZPH8911F, ठीक है। तो ये क्या है? अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी है और नंबर भी। ऐसे ही आपका डिन नंबर भी अल्फा न्यूमेरिक होता है। इस तरीके से आपको ये डीपीआईएन नंबर दिया जाता है। बिना ये नंबर के आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें नंबर मेंशन करना पड़ता है, ऑथेंटिकेशन के लिए जरूरी होता है। समझ गए बच्चों? सेक्शन 7, हाँ सर इसके पहले वाले पॉइंट में लास्ट लाइन के टर्म्स एंड कंडीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, वो सिलेक्ट फॉलो करनी पड़ेगी। ना ये सेक्शन 156 क्या? मुटेटिस, मुटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज, ठीक है। ये लॉ के कुछ भारी भरकम शब्द है। एक्चुअली सुनो, डिन नंबर तो वहां था कंपनी में, तो इन्होंने कहा वो प्रोसेस यहाँ पे भी कहाँ डाले लिख के, तो इन्होंने कहा कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है 153 से 159 वो आप पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। और ये सेक्शन क्या है कि डिन नंबर के लिए कैसे एप्लीकेशन डाली जाती है। तो जैसे डिन नंबर में एप्लीकेशन डाली जाती है, ऐसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर वाली एप्लीकेशन भी आप डाल दो, ठीक है। DPIN। लायबिलिटीज ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन 7 किसका था? डेजिग्नेटेड पार्टनर। एक बार वापस देख लो, कितनी बातें बताई इसमें। पहला, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा? इंडिविजुअल। कितने होंगे? 2। उसमें से एक, अगर आपकी कंपनी में बॉडी कोऑपरेटिव भरे पड़े हैं तो उसमें से नॉमिनी ले लो, ठीक है। सारे के सारे बॉडी कोऑपरेटिव तो उनमें से भी 2 नॉमिनी ले लो, ठीक है। इसको साइड में रख दो। अब जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बनेगा वो क्या देगा? अपनी डेजिग्नेटेड पार्टनर इनकॉर्पोरेशन के वक्त भी सिलेक्ट करते हो और बाद में भी टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो। अब शुरू में रखा है या बाद में रखा है? जैसे ही डेजिग्नेटेड पार्टनर का अपॉइंटमेंट हो उसके 30 दिन में रजिस्ट्रार को फाइल करना है कि ये हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर है। और लास्ट, हर डेजिग्नेटेड पार्टनर को क्या लेना पड़ेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन। ये डिन नंबर की तरह होता है जो कंपनी में डायरेक्टर को लेना पड़ता है, वो कि वही आपको भी लेना पड़ेगा। अब एक छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 8, लायबिलिटी। ये बताई दिया मैंने तुम्हें। इस एक्ट में जितनी भी लायबिलिटी और पेनल्टी एलएलपी पे लगती है, अगर एलएलपी उसे नहीं चुका पाया तो अनटिल एंड अनलेस के एक्ट में कुछ स्पेसिफिक अलग से लिखा हुआ है, सबका सब ठीकड़ा किस पे फूटा जाएगा? अगर एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये लायबिलिटी तो एक्सक्लूसिव एलएलपी की है या ये लायबिलिटी तो सारे पार्टनर की है, तो फिर सबकी है।
एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो जो जो एलएलपी पे फुटेगा वो सब डेजिग्नेटेड पे फुटेगा। तो इसकी शुरुआत देखो कैसे हो रही है, अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट, मतलब अगर एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो अलग बात है, अगर एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये अनलेस को भी तुम टिक करोगे। अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल एक्ट, सब काम आप करोगे एलएलपी के। क्या काम? डॉक्यूमेंट फाइल करना, रिटर्न फाइल करना, स्टेटमेंट फाइल करना, सब आप करोगे। और आपने नहीं किया तो लायबल टू ऑल पेनल्टी विच इज इम्पोज्ड ऑन एलएलपी। सारी लायबिलिटी जो किस पे लगती, वो ठीकरा किस पे फुटेगा, इसीलिए। अब ये सही है कि गलत है? क्या इतनी सी बात लिखने दे से मैंने तुम्हारी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी? ये तो कितनी छोटी सी चीज है। हमने एलएलपी को कहा था कि वो रिटर्न फाइल करे। एलएलपी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन रिटर्न कैसे फाइल करेगा? तो ये ध्यान तो आपको रखना है, पी&एल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये ध्यान आपको रखना है। सेम ये कि ये लाइन हमने कंपनी में भी लिखी है कि अगर ये सब काम कंपनी नहीं करता तो डायरेक्टर लायबल हो जाता है। तो क्या हमने डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दी? ठीक है बेटा, ये अनलिमिटेड करना नहीं हुआ। ये तो पेनल्टी है। जो क्यों लगी? क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया, आपने समय पे सारे डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल। फिर ये सड़ा सा सेक्शन है 9 कि आप जब चाहो डेजिग्नेटेड पार्टनर को टाइम पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 10 से कल देखते हैं। धन्यवाद, बंद कर दो।